अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, खातून जज को धमकी देने के मामले के ऊपर इमरान खान साहब ने अदालत से माफ़ी मांग ली है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने बयान की संगीनी को समझा है, उसे सराहते हैं। उसी के साथ साथ जब इमरान खान साहब ने अदालत से माफ़ी मांगी तो उसके बाद इससे अदालत मुतमईन हुई और तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। उसके साथ साथ प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे हुकूमत का इमरान खान साहब के खिलाफ फौजदारी मुकदमात वापस ना लेने का ऐलान सामने आया है और उसके साथ साथ वफाकी वज़रा एक मरतबा फिर से गवर्नर राज की बातें करने लगे हैं। ये मामलात कहाँ को जा रहे हैं, सियासी मामलात कहाँ को जा रहे हैं, अदालती मामलात कहाँ को जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ एक तरफ जहाँ पर इमरान खान साहब को आज रिलीफ मिला है, वहीं पर इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं और इस लॉन्ग मार्च के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को 25 मई से बेहतर डील किया जाएगा। जबकि इसके रद्द-ए-अमल में इमरान खान साहब ने कहा है कि राना सनाउल्लाह साहब फिक्र ना करें, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक मशवरा दिया है कि वो एक बार फिर से कौमी असम्बली में जाएं। और इसी मौके पर चीफ जस्टिस ने सवाल भी किया, कहा कि पीटीआई को अंदाजा है कि 123 नशिस्तों पर जो इंतखाबात होंगे उनके ऊपर कितने अखराजात आएंगे। और फवाद चौधरी साहब का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि एहतराम के साथ चीफ जस्टिस साहब की राय आइन से मुतसादिम है। और इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे शौकत तरीन साहब के जो ऑडियो लीक्स का मामला था उसके हवाले से। शौकत तरीन साहब FIA साइबर क्राइम टीम को मुतमईन नहीं कर सके और उसके साथ साथ शेख रशीद साहब को भी कुछ मुबैना तौर पर धमकियाँ मेज़ कॉल्स मौसूल हुई हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं तजिया अनवर राय साहब। अनवर राय साहब, कहिएगा, हम इस तमाम मामले के ऊपर काफ़ी टाइम से डिस्कशन भी कर रहे हैं और बार बार यही कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब अगर माफ़ी मांग लेंगे तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जिससे इमरान खान साहब बच सकते हैं। और आज जो है वो इसी हवाले से इमरान खान साहब जब पहुंचे अदालत तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, अदालत मुतमईन भी हुई है और इस जो इमरान खान साहब को जो एक्ट था इसको सराहा भी गया। इस तमाम मामले को अब आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जब कमरा अदालत में पहुंचे उससे पहले सहाफ़ियों ने उनसे सवाल भी किया कि क्या आज आप माफ़ी मांग लेंगे, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि आप देखिएगा क्या होता है। तो वो अपना जब अदालत में गए तो उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर ये बयान दिया कि वो माफ़ी गैर मशरूत माफ़ी भी मांगते हैं, बल्कि वो जो खातून जज हैं अगर वो समझती हैं कि उन्हें धमकाया गया है तो वो आज़ाती तौर पर उनके पास जाकर माफ़ी भी मांग सकते हैं। इस बात को अप्रिशिएट किया गया। शायद यही अदालत चाहती थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगे, इसलिए आज उन्होंने जो फ़र्द जुर्म थी वो इमरान खान साहब पर आयद नहीं की और बल्कि 29 तक उन्हें तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत की है। और जो तहरीरी हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया उसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब के इस बयान से अदालत मुतमईन है और जब 29 को वो अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इस कार्रवाई को ख़त्म किया जा सकेगा। आज तहरीरी हुक्मनामे में इसका अंदिया भी दिया गया। हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि इदारों का एहतराम करना चाहिए। तौहीन अदालत की कार्रवाई और इमरान खान साहब का ये अदालत का मामला था, इसमें कोई पोलिटिकल पार्टी या कोई फरीक नहीं था, फरीक अदालत थी। इमरान खान साहब देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि वो खुद हमेशा यही कहते हैं कि अदालतों का एहतराम करना चाहिए, इदारों का एहतराम करना चाहिए और उन्होंने अदलिया की जंग भी लड़ी है। शायद उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा हो गया था कि अगर वो अदालत से गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, अपने पॉइंट रेज किया, आपने कहा कि उन्होंने मतलब अदलिया से काफ़ी दफ़ा पहले इस तरह के मामलात होते भी रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ना पोस्चर इमरान खान साहब का डिफरेंट था, उनका ऑरा थोड़ा डिफरेंट था। और जब उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की तो उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा है कि मैं जो हूँ इस वक्त मारिया अगर हम इस हवाले से एडवोकेट जहांगीर जदून से बात करें, वो हमारे साथ हैं, तो वो हमें बताएंगे कि आज इस कार्रवाई को वो किस तरह उन्होंने देखा और क्या इमरान खान की माफ़ी के बाद ये मामला अगली पेशी में ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो जहांगीर जदून साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। काइंडली बताइएगा कि इस सारी सूरत पर आपका मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि आप एडवोकेट जनरल भी हैं और आप इसको बड़ी गहरी नज़र से इस मामले को देख रहे थे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप देखें, जज हुई कंटेम्प्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई है तो जब से 3 मेंबर से 5 मेंबर बेंच बना है, बड़ा लार्जर बेंच,
तो उन्होंने डे फर्स्ट से इमरान खान को एक अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने कहा था हमारा तो ख्याल था कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होके आएंगे, यानी कि माफ़ी जो है वो आप क्योंकि रेड लाइन आपने क्रॉस की है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, तो वहाँ से होके आएंगे। जो जज साहब इसका नाम लिया था पब्लिक उसमें जलसे में रैली में, तो उससे माफ़ी करके, लेकिन आप नहीं आए। तो आपका ये जो फर्स्ट रिप्लाई था उसको उन्होंने कहा जी ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं, आप दोबारा रिप्लाई दें। तो फिर उन्होंने दोबारा रिप्लाई दिया, फिर उन्होंने दोबारा रिप्लाई को जांचा, फिर उन्होंने थोड़ा सा वक्फा लिया, फिर उन्होंने कहा जी नहीं आप चार्ज फ्रेम करना चाहते हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रिप्लाई। तो आज जो चार्ज फ्रेम करने के लिए रखा था, तो फिर लास्ट जो डेट थी उस पर जब बेंच उठने वाला था तो इमरान खान ने कहा जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो जज साहबान ने कहा नहीं जी आपके वकील ने आर्गूमेंट कर दिए। तो फिर आपको वो याद होगा कि गुजरांवाले की जलसे में किधर इमरान खान ने बताया जी मैं तो माफी मांगना चाह था लेकिन जज साहबान ने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो फिर आज जो ही कार्रवाई शुरू हुई है तो इमरान खान साहब जो है वो करीब बैठे कुर्सी के भी, और जो ही बेंच आया तो वो रोस्टम पे गए। उन्होंने कहा जी मैं माजरत है, मैं अगर रेड लाइन क्रॉस की तो मैं डिस्ट्रिक्ट उसके पास जज साहब के पास भी हाजिर होने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उन्होंने ज़बानी कलामी बातें की, तो फिर कोर्ट ने कहा जी आप ये सारी बातें हमें एफिडेविट पे लिख के दें, क्योंकि कोर्ट की जितनी प्रोसीडिंग होती है ज़बानी नहीं होती है, ऑन पेपर होती है। कल को इमरान खान आके बाद बयान दे दी कि मैं तो नहीं माफ़ी मांगी थी, मैंने ये अल्फाज थे। तो अब ये एफिडेविट देंगे तो एफिडेविट के अंदर पता चलेगा कि ये अनकंडीशनल अपॉलजी मांग रहे हैं या अदालत के रहम करम पे अपने आप को छोड़ते हैं। तो फिर अदालत जो है वो एक फैसले पे पहुंचेगी कि इनका जो शो का नोटिस है वो हम ख़त्म करते हैं, कैंसिल हो गया है, और इनको जो है वो बरी कर देते हैं, ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है ख़त्म कर देते हैं। तो आज की प्रोसीडिंग से लग रहा है जहांगीर जदून साहब आपको कि अगली तारीख में ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं हो सकता है वो अगली तारीख पे तो एफिडेविट उससे पहले जमा कराते हैं, अगली तारीख पे तो उनके एफिडेविट का फैसला होगा कि जो बातें आज उन्होंने कही हैं या वो जो भी इन राइटिंग देंगे, तो इन राइटिंग के बाद जो है फिर वो कोर्ट किसी नतीजे में पहुंचेगी कि ये जो एफिडेविट है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं एज ए अनकंडीशनल अपॉलजी, और कोर्ट जो है इस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में मजीद नहीं चलाना चाहती। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो एफिडेविट कहते हैं, क्योंकि ज़बानी जमा हर कुछ और की होती है और इन राइटिंग, और कोर्ट की प्रोसीडिंग हमेशा डॉक्यूमेंट्स पे वो चलती है। जी ठीक है। जहांगीर जदून साहब ये भी कहिएगा इस तमाम मामले के ऊपर फवाद चौधरी साहब कहीं ना कहीं मुतमईन नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो काफ़ी तनकीद कर रहे हैं जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनके ऊपर, और इस मामले में आपकी भी कोई बात हुई, आपने भी स्टेटमेंट दी, तो इस हवाले से मुझे शेयर कीजिएगा एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखें फवाद चौधरी साहब कॉन्स्टेंटली जो है वो जजों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने एक बयान दे दिया। तो वो वकील हैं, वो कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं, और जो अदालतें सारी कंस्ट्रेंट शो कर रही हैं, रिस्ट्रेंट शो कर रही हैं कि जी अब वो बल्कि उनके एक कोई पब्लिक इंटरेस्ट में उनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट भी लेके आया, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी जो पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी कि जी तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है कंटेम्प्ट के मामले में बड़ी लिबरल है, ये कंटेम्प्ट नहीं करते। तो फवाद चौधरी साहब एक तो पर्सनल हो जाते हैं अब अहमद खान के खिलाफ भी, तो कॉन्स्टेंटली प्रोवोक कर रहे हैं किस तरह के जी इस तरह हो जाए काम। तो अब देखें, लेकिन खान साहब ने अपने वकील जो है उनके अहमद खान साहब उनकी बात मानी है, वो गए हैं माफ़ी मांगी है। तो अब अगली डेट पे जो एफिडेविट आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, प्रिंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो फिर एक इन राइटिंग वो उसकी जो एफिडेविट की जो कंटेंट्स होंगे वो कोर्ट अपने ऑर्डर में रिप्रोड्यूस करेगी, ताकि इमरान खान कल को बैकआउट ना कर सके। हो सकता है वो ये भी कहेंगी कि आप आइंदा के लिए मुतात रहेंगे, आपने ऐसी जबान नहीं यूज करनी, क्योंकि आपको याद होगा शायद कि इमरान खान ने 2-3 दफा पहले भी माफी मांगी है, 2 दफा इलेक्शन कमीशन में और 1 दफा सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा जी कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, और ये अच्छी बात है। अगर वो पहले ही माफी मांग लेते कि जी मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो कोर्ट होती है वो माफी मांगने से उन्होंने माफी मांगनी थी। तो वैसे जो पब्लिक एक्सचेकर से इतनी मतलब सिक्योरिटी आगे पीछे, तो लोगों को तकलीफ, तो पहली तारीख से माफी मांग लेते, तो ये तो सबको पता था कि वो आगे जाके माफी मांगेंगे। जहांगीर साहब ये बताइएगा कि अब आगे जाके अगर माफ़ी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इमरान खान साहब को कोई सज़ा तो नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उनके मुखालफिन तो ये समझ रहे थे कि इस मामले पर इमरान खान साहब को कुछ सज़ा होगी और फिर मामला नहली की तरफ भी जाएगा। नहीं, समझने की और बात है। देखें, डे फर्स्ट ही लोगों को पता था कि पहली तारीख पे जज साहबान ने कह दिया था कि आप उधर से होके आते तो आज केस खत्म हो जाता। कंटेम्प्ट में इतनी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, मेरे ख्याल में इतनी उसको कोई एकदम नायल करना जो है वो अदालतें नहीं समझती कि सारा जो बोझ जो है अपने कदमों पे डाल दें।
कि एक बात कर दी तो उसको नाइल कर दें। ये मतलब हर एक जो भी रीजनेबल बंदा है उसको पता लग रहा था कि किसी स्टेज पे जाके और मतलब कानून के अंदर प्रोविजन ही मौजूद है कि किसी भी स्टेज पे जाके बंदा माफी मांग सकता है, अनकंडीशनल अपॉलजी, या अदालत के रहम करम पे छोड़ जाते हैं। तो जो ही उन्होंने चार्ज आज उन्होंने कहा जी आज तो हम बस चार्ज ही पढ़ के सुनाएंगे कि ये चार्ज फ्रेम है, तो फौरन इमरान खान रोस्टम पे आ गए। तो मतलब इधर थोड़ा सा प्रेशर डेवलप हुआ तो उनको पता चल गया कि अब ये आगे कार्रवाई मजीद चलेगी तो फिर खराबी होगी, तो उन्होंने माफी मांग ली। अब ये उन्होंने दिल से माफी मांगी है या कोर्ट के डर से माफी मांगी है, तो ये जब एफिडेविट आएगा तो पता चलेगा, या उनका जो इसके बाद का जो कॉन्टेक्ट है, इसका बाद का जो कॉन्टेक्ट है वो क्या जाहिर करता है, इस पे डिपेंड करता है कि वो आइंदा भी ऐसी बातें करेंगे या उन्होंने अपने सिद्ध के दिल से अब माफी मांग ली है कि अदालतों के खिलाफ वो ऐसी बातें नहीं करेंगे। तो जहांगीर साहब ये बताइएगा कि क्या इससे इमरान खान साहब को कोई सियासी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कानूनी फ़ायदा तो उन्हें हासिल हो सकता है, आप समझते हैं कि उनकी जो फॉलोइंग है वो उसमें कोई कमी हो सकती है, क्योंकि जो दीगर सियासी जमातें हैं उन्हें तो इस सारी आज कोर्ट की प्रोसीडिंग से बड़ी मायूसी हुई है। ये मायूसी की कोई बात नहीं है, सब दुनिया को पता है कि इमरान खान जो है वो यू टर्न लेते हैं। एक दफ़ा वो बाज़ बात बड़ा स्टैंड ले लेते हैं, फिर वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, फिर वो यू टर्न ले लेते हैं। तो इसमें कोई मेरे लिए या किसी और के लिए हैरानगी की बात नहीं है। ये सबको पता था कि इमरान खान जो है वो बाहर जो कुछ बातें करते हैं वो कोर्ट के अंदर जाके स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो वही हुआ, बाहर के उन्होंने एक दो जलसों में बाद में भी कहा था जी कि मैं मजिस्ट्रेट साहब को इसलिए कहा है कि वो उन्होंने जो गिल पे तशद्दुद हुआ है फिर पुलिस को वापस दे दिया है। लेकिन फवाद चौधरी साहब के तो बयान से ये लगता है कि वो माफी के खिलाफ थे। माफी मांगेंगे। लेकिन जहांगीर साहब, फवाद चौधरी साहब के जो मुसलसल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनसे तो ये लगता है कि वो जैसे इमरान खान साहब की माफी से नाला हैं, वो नहीं चाहते थे कि अदालत से माफी मांगी जाए। तो फवाद चौधरी साहब को जब अपनी कंटेम्प्ट मिलेगी तो वो बेशक कंटेस्ट कर लें, वो तो वकील हैं, वो शायद वो ज्यादा समझते हो, लेकिन जिस बंदे के ऊपर कंटेम्प्ट लगी हुई थी वो अगर माफी मांगता है तो फवाद चौधरी तो उनके स्पोक्स पर्सन बन के नहीं कह सकते कि उन्होंने क्यों माफी मांगी। उन्होंने अपने वकील के मशवरे से माफी मांगी है और आगे जो है एफिडेविट भी देंगे तो वकील के मशवरे से देंगे। जाहिर है उनका अपना आगे कैरियर है, तो वो तो ये नहीं किए चाहेंगे कि अपना पूरा जो है कैरियर जो है वो तबाह कर दें या दाव पे लगा दें। तो एक बात आप ध्यान में रखें कि आप माफी मांगने का मतलब है कि कंटेम्प्ट उन्होंने मान ली है कि मैंने कंटेम्प्ट की है, ये जरा आप बात ध्यान में रखें। ठीक है, पॉइंट ये बड़ी जरूरी बात है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब। नाज़रीन हमारे साथ थे, काफ़ी डिटेल उन्होंने इस पर डिस्कशन की है। सो अनवर साहब, अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि अब जो उन्होंने कोर्ट के अंदर आज जो अल्फाज कहे हैं वो अब रिटर्न में होना भी ज़रूरी है, तभी उस पर आगे चीज़ें जो है वो प्रोसीड हो पा रही होंगी। आज इमरान खान साहब ने काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू भी की है। नाज़रीन वो क्या फरमा रहे हैं वो पहले आप सुन लीजिए, फिर हम उस पर बात भी करते हैं। जो मैं इस वक्त हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ, पीछे थोड़ा पर कर यार, जो हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ माफियाज के खिलाफ, मैं जिससे जंग नहीं लड़नी वो पाकिस्तान की अदलिया। जी, अब इमरान खान साहब को एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि माफिया से खिलाफ तो जंग लड़नी है अनवर साहब, लेकिन जिसके खिलाफ नहीं लड़नी वो पाकिस्तान की अदलिया है। जी मारिया, उन्होंने ये कहा है अपने बयान में कि जिसके खिलाफ जंग नहीं लड़नी वो है अदलिया। बाकी इदारों को उन्होंने बेल आउट नहीं किया, ये जरा जेहन में रखिएगा। सिर्फ अदलिया के खिलाफ नहीं है। देखिए ना, अदलिया की बात की लिस्ट में कौन कौन आता है ये इमरान खान साहब, ये खान साहब को अब माफिया वो समझते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस को, पॉलिटिकल जमातों को भी, और किसी और इदारे को भी वो शायद माफिया ही समझते हैं। उन्होंने आज ये तो क्लैरिफाई कर दिया है कि सिर्फ उन्होंने अदलिया से माफी नहीं मांगनी, लेकिन इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो बाकी इदारों से मुताल्लिक शायद वही है जो उनका पहले दिन से था। अब आइंदा नेक्स्ट उनके उस मौक़िफ़ में नरमी आती है, जिस तरह आज अदालत में जो कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुई है, तो मुस्तकबिल में अगर उन पर दूसरे इदारों की जानिब से अगर प्रेशर डेवलप किया जाता है तो मुमकिन है इमरान खान साहब वहाँ पर भी लचक का मुजाहरा करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि यह तो बात तय है कि इमरान खान साहब की जो सियासत है वो इन तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के गिर्द घूमती है, और इमरान खान साहब इन तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ जिनका इत्तेहाद है 13 जमातों का, उनको तो स्पेयर नहीं करेंगे। और आपने देखा भी कि इमरान खान साहब ने ये वाजे किया है कि वो इन माफियाज के खिलाफ जंग लड़ेंगे, और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इन लोगों ने जो 30 बरस इस मुल्क पर हुकूमत की है, इन्होंने ना सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाया है बल्कि अवाम के हकूक़ को भी सलब किया है। और इमरान खान साहब के साथ इस वक्त जितनी यंग जनरेशन है, मैं समझता हूँ इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो आसमान को छू रही है। यही वजह है कि इमरान खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो चाहते हैं कि अवाम की ताकत के जरिए वो इक़्तिदार में हैं। अब उन्हें शायद किसी और
ताकत की सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मारूजी हालात जो हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं। हमें हकीकत पर मबनी भी चीज़ों को देखने की, परखने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में आहिस्ता आहिस्ता लचक भी हम दिखाई दी जा रही है, और उसकी वजह शायद यही है कि इमरान खान साहब को पता है कि अगर मैंने माफियाज़ के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है तो मुझे किसी ना किसी जगह पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारे मुल्क में इतनी जमहूरियत ताकतवर नहीं हुई, इतने इदारे मजबूत नहीं हुए, ना ही इतनी पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत हुई हैं कि वो अकेले सब कुछ कर सके। मुल्क में आइन मौजूद है, कवानीन मौजूद हैं। आपने देखा है कि कवानीन पर कभी अमल दरामद भी नहीं हुआ, और आइन के जो साथ होता रहा वो हमारे सामने है। इसलिए इमरान खान साहब को अपनी जो पॉलिसी है उसमें शिफ्ट लेने की ज़रूरत है, अगर वो माफियाज़ के ख़िलाफ़ जंग को जीतना चाहते हैं। अगर तो वो जंग जीतना नहीं चाहते और यूं ही सारी ज़िंदगी लड़ाई करना चाहते हैं तो फिर वो अपोजिशन में रहकर शायद ये किरदार अदा करते रहेंगे। लेकिन ये तो बात मुसलमान तो बार बार यही कहते हैं कि मैं इनकलाब ला रहा हूँ, लेकिन एक तरफ जहाँ पर आज इमरान खान साहब को काफ़ी अच्छा और बड़ा रिलीफ भी मिला है, वहीं पर हुकूमत ने तो ये ऐलान किया है अनवर रैस साहब के इमरान खान साहब के खिलाफ जो फौजदारी मुकदमात हैं वो वापस नहीं लिए जाएंगे, तमाम तहकीकात भी होंगी, और जो फॉरेन फंडिंग का एक जो मामला है, ममनुआ फंडिंग का जो एक मामला है, उसके ऊपर भी मुकम्मल तहकीकात जो है वो की जाएंगी। तो इस पर आपका क्या टेक है? हुकूमत तो बैक स्टेप नहीं हो रही है, नो मैटर व्हाट। देखिए, इसकी वजह यह है कि इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अगर हुकूमत परफॉर्म कर सकती तो शायद इमरान खान की मकबूलियत में कोई फ़र्क भी पड़ता। लेकिन अब ये तो इमरान खान के साथ बाकी लोग भी इसलिए शामिल हो रहे हैं कि महंगाई अपनी जगह पर मौजूद है, महंगाई के साथ साथ बिजली गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। ये फैक्टर्स अपनी जगह पर मौजूद हैं, और इमरान खान साहब जैसे जैसे हुकूमत बुरी तरह नाकाम होती जा रही है, इसी तरह आए दिन इमरान खान मजबूत होते चले जा रहे हैं, और ये बात, इसका फ़ायदा भी सियासी तौर पर इमरान खान साहब हासिल भी कर रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, इमरान खान साहब मजबूत होते चले जा रहे हैं। अगर इमरान खान साहब इस वक्त हुकूमत में होते तो आज जो उनकी मकबूलियत का ग्राफ है शायद वो ये ना होता जो आज है। अब हुकूमत, चूंकि 13 जमातें इकट्ठी होकर उन्होंने हुकूमत बनाई है, और वो हुकूमत का ये दावा था कि हम इमरान खान को एक साइड पे करके तबाही का बायस है। टिल्ट इस वक्त दिखाई दे रहा है। कल एक दो दिन पहले जो इमरान खान साहब बात कर रहे थे वो काफ़ी अग्रेसिव बात थी, आज थोड़ा सा नरम गोशा इख्तियार किया हुआ था इमरान खान साहब ने, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? ये जो मुख्तलिफ केसेस बन रहे हैं इनसे मतलब बचने के लिए इमरान खान साहब इस वक्त एक टिल्ट ले रहे हैं ताकि कहीं एक से तो उनकी लाइन सीधी रहे। देखिए मारिया, जो इमरान खान साहब हैं वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि मैं अदलिया का एहतराम करता हूँ। उन्हें एक बात तो ये कि अब उन्होंने ये साबित भी करना है, और वो साबित करने के लिए अदालतों में भी पेश हो रहे हैं, एक बात। और उसका फ़ायदा भी ये है, वो कहते हैं अपने मुखालफिन को कि मैं घबराने वाला नहीं और ना घबराता हूँ। दूसरी बात, उन्हें पता था कि अगर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ती हैं तो उन्हें पोलिटिकली इसका नुकसान हो सकता है, इसीलिए उन्होंने देर आए दुरुस्त आए वाली बात की। और जो लोग ये समझते थे कि शायद इमरान खान बड़े रिजिड हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे तो इससे उन्हें सियासी तौर पर नुकसान होगा और वो इंगेज हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने वक्त ज़ाया किए बगैर गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। अब वो रिटर्न जब उनका स्टेटमेंट जो बयान हल्फी 29 को सामने आएगा तो पता चल जाएगा, उसके बाद प्रोसीडिंग चलती है या ख़त्म होती है। मुझे तो ये लगता है आज की तमाम जो प्रोसीडिंग है तो वो उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी की बात वाज़ेह तौर पर साहब भी कह रहे थे कि तमाम जो आज उन्होंने वर्ड्स कहे हैं उनको गैर मशरूत तौर पर माफ़ी रिटर्न तौर पर भी मारेगी, तहरीरी हुक्मनामा देना पड़ेगा, तभी थिंग्स विल बी एट गुड साइड। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं वो कब तक मुमकिन है, कब ये लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, हुकूमत इस पर क्या टेक लेगी, और इस दफ़ा इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे, एक नया सरप्राइज होएगा, इफ्तिखार दुरानी साहब कह रहे हैं, तो सरप्राइज क्या हो सकता है? ब्रेक के बाद से भी बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं उसके हवाले से, क्योंकि इस वक्त इस लॉन्ग मार्च के ऊपर भी एक जंग चल रही है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम इस बार पक्की तैयारी के साथ आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब तैयारी कर रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है, हम रेडी हैं और इस बार ज़्यादा बेहतर तरीके से डील किया जाएगा। अनवर रैस साहब कहिएगा, अभी तक लॉन्ग मार्च हुआ नहीं है, लफ्जी गोलाबारी जारी है, लफ्जी जंग जारी है, ये जब लॉन्ग मार्च होगा तो सिचुएशन क्या होगी? देखिए, ये तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इमरान खान साहब और उनके जो कारकुनान हैं
उनको शायद डराने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। और 25 मई का जो वाक़या था वो भी सबके सामने है, उस पर बड़ा आंसू गैस शेलिंग की गई, उस पर फिर जो कारकुनान के साथ किया गया, और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि इमरान खान साहब खुद चले गए थे और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। इससे कारकुनान में बड़ी मायूसी भी दिखाई दी। लेकिन इस मरतबा इमरान खान साहब 25 मई का हिसाब भी चुकाने के लिए तैयार है और अब वो जाएंगे भी नहीं, इसीलिए वो शायद तैयारी भी कर रहे हैं। और जुमे के रोज़ उन्होंने जो महंगाई मार से मुतालिक रैलियाँ भी निकाल रहे हैं। मुझे लगता है यह कि इस दफ़ा वो पुरअज़्म है और उन्हें मौका मिला है कि वो अब दोबारा इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करें, और तभी जाएंगे जब उनको डेट दी जाएगी। ये इमरान खान साहब पुरअज़्म है इस हवाले से, और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि मैं तब तक नहीं उठूंगा इस्लामाबाद डी चौक से जब तक नए इंतखाबात की तारीख नहीं अनाउंस कर दी जाती। राना सनाउल्लाह भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि हम इनसे निमट लेंगे, लेकिन इस सिचुएशन इस दफ़ा मुख्तलिफ होगी क्योंकि पंजाब में हुकूमत इमरान खान साहब की है और इस वक्त हमारे साथ सदाकत अब्बासी साहब भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मुतहरिक रुकन हैं। उनसे पूछते हैं कि सदाकत अब्बासी साहब बताइएगा कि इस मरतबा आपकी तैयारियां क्या हैं, और लॉन्ग मार्च उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आपको इलेक्शन की तारीख नहीं दे दी जाती। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। देखें इस वक्त जो है वो लॉन्ग मार्च को लोग सियासी नहीं, पाकिस्तान के एक पाकिस्तान एक सियासी और मुआशी गर्दाब में फंसा हुआ है और हर दिन 1, 2, 3 रुपए से डॉलर गिर रहा है। हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। 3 करोड़ लोग सैलाब में डूबे हुए हैं और बाकी 19 करोड़ जो है वो महंगाई में डूब रहे हैं। और ये जो हुकूमत और रजीम चेंज किया था, जिस वक्त ये चेंज कर रहे थे, ये मंसूबा बना रहे थे, इनको बताया गया था कि अगर खुदा ना खास्ता इस वक्त मईशत को अगर इस तरह का एक अदम इस्तेकाम आया तो मईशत आपसे संभाली नहीं जाएगी। वही कुछ हुआ और उसके बाद एक ही इसका हल था कि इसको मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम दिया जाए। और सियासी इस्तेकाम तब आएगा जब ऐसी हुकूमत आए जिसने 3-4 साल रहना हो, जिसकी पॉलिसीज पे कारोबारी तबका, फैक्ट्रीज वाले और मुख्तलिफ जो आपकी इंडस्ट्रीज वाले एतबार करें, बैनुल अक़वामी इदारे एतबार करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एतबार करें और मुल्क रिवाइव हो। तो उसके लिए ये हर आदमी समझता है कि ये पाकिस्तान के साथ साजिश हुई है, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के खिलाफ साजिश हुई है और पाकिस्तान की महंगाई जो पाकिस्तान के 74 साला रिकॉर्ड टूटा है उसकी वजह से लोग जो निकलना चाहते हैं। हम एक ही चीज डिमांड करना चाहते हैं कि मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम से निकालें, एक नया इलेक्शन दें, इलेक्शन में जो पार्टी जीते उसको गवर्नमेंट बनाए और वो अगले 5 साल के लिए अपनी पॉलिसीज बनाए, उस पर जिम्मेदारी हो। आज ये हुकूमत जो है जिन्होंने 5 महीने हो गए, ये जितना गलत फैसले कर रहे हैं ये उसको ऑन ही नहीं कर रहे, ये पिछली हुकूमतों पर डाल रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त हमारी जो ये कैबिनेट है, जो हमारी इंपोर्टेड कैबिनेट है, वो इस वक्त 10-10 हज़ार डॉलर के कमरे किराए पे लेके वो इंग्लैंड में और अमेरिका में फिर रहे हैं। पाकिस्तान में लोग सैलाब में डूबे हुए। तो ये सारा गुस्सा जो है वो एंड ऑफ द डे उन लोगों पे है जो इसकी कीमत महंगाई की शक्ल में पे कर रहे हैं, चाहे वो महंगा पेट्रोल या डीजल हो, चाहे वो महंगी बिजली हो, चाहे वो दीगर महंगाई हो। लिहाजा इसलिए आज अदालत में इमरान खान साहब ने माफी भी मांगी है और जो खातून जज को धमकी देने के मामले के ऊपर, और इमरान खान साहब आज राना सनाउल्लाह साहब को भी काफी धमकी लगा रहे थे कि जब वो आएंगे पूरी तैयारी के साथ आएंगे। लास्ट टाइम तो बहरहाल तैयारी नहीं थी, इस बार फुल तैयारी के साथ भी आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। प्लान क्या है इमरान खान साहब का आखिर? लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि इमरान खान साहब आज कह क्या रहे थे, जरा वो आप सुन लीजिए, फिर उस पर मैं आपसे टेक लेती हूँ। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी। एक पूरा मैंने एहतजाज में हम जा रहे थे और तुमने हमारे पे जुल्म किया और जो हमारी ख्वातीन के ऊपर, बच्चों पे, फैमिलीज पे जो तुमने शेलिंग की, हमारी तो तैयारी नहीं थी तब। उस वक्त तो तैयारी नहीं थी अब्बासी साहब, इस बार आपकी तैयारी है? क्योंकि अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं। देखें, एक तो ये हमारा ख्याल था कि हमारे दौर में भी लॉन्ग मार्चेस हुए। बिलावल ने मार्च किया, मरियम साहिबा ने और हमजा शहबाज ने भी मार्च किया, मौलाना फजल रहमान ने भी मार्च किया। तो उनको एक मुनासिब तरीके से हमने सपोर्ट भी किया, उनको पूरी तरह
मौका फराहम किया कि वो अपना आईनी कानूनी एहतजाज करें। जब हम 25 मई को आए, एक तो पंजाब में इनकी हुकूमत थी, इन्होंने पूरे पंजाब को सील कर दिया, हमारे कारकुन को गिरफ्तार कर लिया, हम लोगों पे पर्चे काट दिए, और उस दिन जो जुल्म किया, अगर उस वक्त इमरान खान साहब अक्लमंदी ना करते और उस चीज को अवॉइड ना करते तो खुदा ना खास्ता यहाँ पे खून होता सड़कों पे और अफरा तफरी होती और ये पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा होता, पाकिस्तान दुश्मन लोगों को फायदा होता। लेकिन अब चूंकि एक तो ये है कि हमें बड़ा एडवांटेज है कि पंजाब में अब नून लीग की हुकूमत नहीं है, लिहाजा वो जो रोक रुकावट थी वो नहीं है। उसके बाद ये कि अब ये 27 किलोमीटर पे हुकूमत है और अवाम इनके खिलाफ बिफरी हुई है। खाली अगर इमरान खान निकलेंगे तो इस्लामाबाद से इतने लोग निकल आएंगे कि ये कुछ कर नहीं सकते। लिहाजा हम नहीं चाहते थे कि ये अफरा तफरी की तरफ जाएं, केओस की तरफ जाएं। मुल्क जो है वो जिसकी मईशत की सख्त हालत है, सब हालात खराब हो जाएं, इसलिए हमने बड़ी कोशिश की, 50 जलसे करके इनको अवाम दिखा दी कि इतने लोग हमारे साथ हैं, तो आप मेहरबानी करके मुल्क का इलेक्शन अनाउंस करें। लेकिन ये नहीं करना चाहे तो हालत मजबूरी पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए हमें निकलना पड़ेगा। अभी इलेक्शन की उस सिचुएशन भी तो नहीं है, अभी आधा पाकिस्तान इस वक्त सैलाब के अंदर, पानी के अंदर डूबा हुआ है। आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे? सॉरी, मैं मिस कर गया। भाई साहब, मैं पूछ रही हूँ, आपने कहा कि हम चाह रहे इलेक्शंस हो जाएं, तो अभी तो पाकिस्तान में सिचुएशन ही ऐसी नहीं है कि अभी हम इलेक्शंस की तरफ जाएं। पाकिस्तान इस वक्त आधा पानी में डूबा हुआ है, टर्नओवर नहीं होगा, लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे, लोग तो इस वक्त खाने पीने की तलाश में है। सर, इलेक्शंस कैसे होंगे फिर? देखिए मारिया, अगर आपने दो बातें देखनी है, आपने देखनी है कि पाकिस्तान में ठीक है सैलाब आया हुआ है और उसका भी कोई ना कोई हल हो निकल सकता है। जिन जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है और जितने अरसे के लिए है वो भी हो सकता है, लेकिन सैलाब जो है वो एक खास एरिया को बिल्कुल से तबाह कर दिया है। लेकिन क्या जो हम हर रोज पाकिस्तान ना सिर्फ तबाह हो रहा है बल्कि पाकिस्तान के सर्वाइवल की जो उम्मीद है, जो मुआशी सर्वाइवल की उम्मीद है, उसको डेंट पड़ रहा है। तो क्या आप नहीं समझते कि अगर एक हफ्ते में 8 या 10 रुपए डॉलर जो है वो महंगा होता है तो पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान होता है उन पेमेंट्स में, जो कर्जों की किस्तें हैं, जो कर्जों का सूद है, जो पाकिस्तान की असासें हैं, उनकी कीमतें कम हो रही हैं। तो अब्बासी साहब, फिर आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको एक मशवरा दिया है। अब्बासी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज एक मशवरा दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों में वापस चली जाए ताकि वहां पर रहकर वो मुल्क और कौम के लिए काम कर सके। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप असेंबलियों में जाकर इन कुव्वतों का मुकाबला कर सके? देखिए, जिस तरीके से हम असेंबली से निकले हैं और जिस तरीके से ये हुकूमत आई है वो आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को भी पता है, और हम बारहा याद करवाते रहते हैं लोगों को। लेकिन अगर हमें निकाल के को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मुल्क के लिए, आम बंदों के लिए अगर कोई फायदा हुआ होता तो हम चुप करके बैठे रहते। हम बाहर हैं, हमें अंदर जाके इस तरह के एक इम्पोर्टेड सेटअप में इसको इंडोर्स करने की हमें जरूरत ना होती। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं अनवर साहब के एक कोई पॉजिटिव चीज पिछले 4.5 महीनों में या 5 महीने में आप मुझे बता सकते हैं जो मुल्क को मिली हो? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि तमाम चोर रिहा हो रहे हैं, तमाम नैब के केसेस खत्म हो रहे हैं, 1100 अरब रुपया जो नैब के केसेस में था वो सबको बरी हो रहे हैं। मुझे आप ये बताएं, चोरों को बरी करने के लिए और इन चोरों के टोले को जिसपे कौम ने अरबों रुपए लगा के इनके केस एंड पे पहुंचाए थे, उनको हम फ्री करने के लिए अब्बासी साहब, ये देखिए, अगर 13 जमातें मिलकर भी इस मुल्क को माशी बहरान से नहीं निकाल सकी और अपने अपने जो केसेस जिस तरह आपने कहा कि उनसे निकलने के लिए ये आए हैं, तो फिर आप बताइए आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है? अगर आप इलेक्शन के बाद आपकी हुकूमत आती है तो आप मुल्क को इस माशी गर्दाब से कैसे निकालेंगे? कोई वे फॉरवर्ड है, कोई प्लान है आपके पास? है, जब हम आए थे तो इस मुल्क की एक्सपोर्ट 24 अरब डॉलर थी और खसारा 19.5 अरब डॉलर था। आज मुल्क की एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह वो 32 अरब पे है और तकरीबन 31 अरब का हमारे पास रेमिटेंसेस भी है और खसारा भी उतना नहीं है। आप मुझे बताएं ना, पिछले जो 3.5 साल जिसमें मीडिया भी बड़ा शोर करता रहा कि बड़ी महंगाई है, क्या 12 से 13% महंगाई थी? आज महंगाई जो CPI है वो 27% है और जो SPI है वो 47% है। क्या कभी आपने इतनी ज्यादा महंगाई देखी? तो क्या हुआ 5 महीनों में? ऐसा क्या जुल्म हो गया? क्या आपने इतनी ज्यादा
डॉलर का क्राइसिस देखा, क्या आपने इतनी ज्यादा बिजली महंगी देखी? तो मुझे आप बताएं, हम तो चला रहे थे, हम हेल्थ कार्ड भी दे रहे थे, हम एहसास प्रोग्राम भी दे रहे थे, हमने आपको तामीरी कंस्ट्रक्शन सेक्टर का आपको बूम ला के दिखाया, आपको 2 सालों में 5.5% से ज्यादा ग्रोथ करके दिखाई, आपको मुल्क की तरक्की नजर आ रही थी, सड़कों पे रोजगार की शक्ल में आपको मोटरसाइकिल लोग खरीदे थे, गाड़ियां लोग खरीदे थे, मोबाइल खरीदे थे, पाकिस्तान ने खुशहाली की तरफ गामजन था। तो क्या हुआ? हम क्यों नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम वो तो सेकंड स्टेज है। पहला स्टेज ये है कि मुल्क को इस्तेकाम देने के लिए इलेक्शन करा के ऐसी गवर्नमेंट आए जिसकी रेट हो आवाम में भी, और जिसको बिजनेस कम्युनिटी, जिसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरे मुल्क जिसको तस्लीम करें, ताकि मुल्क का जो रोजमर्रा मामला है वो चल सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली बाई साहब नाज़रीन हमारे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन अब ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम एक और अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अनवर साहब, एक और बड़ा अहम मामला है, वो है टेलीफोनिक कॉल का मामला। और ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना को जो कॉल गई थी, शौकत तरीन साहब ने कॉल की थी और एक IMF के प्रोग्राम के हवाले से बात की थी कि उस तरह से फेडरल हुकूमत को जो है वो एकोमोडेट ना किया जाए। तो इस तमाम मामले के ऊपर जो FIA के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि शौकत तरीन साहब उनको मुतमईन नहीं कर सके, साइबर क्राइम की जो टीम थी उसको सही सेटिस्फाइड नहीं कर सके, अब तमाम मामले के ऊपर सही से जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके ऊपर इंक्वायरी के ऊपर वाज़ेह जवाब नहीं दिया है। तो इस तमाम मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तमाम जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह से वो बैक ऑफ भी कर रहे थे अपनी कॉल से। हमारे देखिए, सबसे पहले तो जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे शौकत तरीन साहब, उन्होंने पंजाब और KPK का जो वज़ीर ख़जाना थे उनको ये एक एडवाइस की थी और उसकी वीडियो ऑडियो लीक हुई थी। और उस ऑडियो लीक होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, रहनुमाओं ने खासा शोर भी बर्पा किया था। ये तो अपनी जगह पर एथिकल नहीं, लेकिन ये एथिकल नहीं। क्या ये एथिकल था कि शौकत तरीन साहब मुल्क जिस माशी गर्दाब से, माशी बहरान से गुजरा है, उस वक्त वो ये गुफ्तगू करें और उस गुफ्तगू की ऑडियो टेप जो है वो लीक हो जाए? ये मुनासिब नहीं था। उनकी जो गुफ्तगू थी वो भी मुनासिब नहीं थी। हाँ, अब उन्होंने जो गुफ्तगू की है उस पर FIA तहकीकात कर रही है कि क्या उन्होंने ये गुफ्तगू वाकई ही अपने सियासी मुखालफिन की वजह से की है या इसमें कोई बैरूनी अनासिर भी मुलविस हो सकते हैं कि उन्होंने किसी के कहने पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ऐसी गुफ्तगू की थी। इंपॉर्टेंट मामला है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। शौकत तरीन साहब आज दूसरे नोटिस के बाद FIA के साइबर क्राइम विंग में पेश भी हुए हैं और जो सवालात उनसे किए गए हैं उनका कोई खातिर खा जवाब भी नहीं दे सके, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं अपने वकला से मशवरा करने के बाद दोबारा FIA से रजू करूंगा। तो देखिए, इसका मतलब है समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो है शौकत तरीन साहब की ऑडियो में। और अब उन्हें इन्वेस्टिगेशन जब का सामना करना पड़ा है तो उन्हें जवाब भी देने पड़ेंगे। अगर कोई बैरूनी अनासिर नहीं भी होते लेकिन फिर भी इस तरह का मशवरा देना पाकिस्तान के नुकसानदेह। आप नहीं समझते कि ये जो एक्ट किया गया, ऑल दो कॉल लीक करना ये बात दुरुस्त है कि इट्स नॉट एथिकल, लेकिन जब बात आ जाती है मुल्की मामलात के ऊपर, मुल्की मईशत के ऊपर, तो फिर इस तरह की चीज़ों को होना आप क्या समझते हैं, ठीक है या नहीं? देखिए मारिया, ये बिल्कुल इस वक्त जब मुल्क के माशी तौर पर डिफ़ॉल्ट होने की बातें भी की जा रही थी, उस वक्त जब एक साबिक वज़ीर ख़जाना की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आया तो ये इंतहाई तशवीश का अमर था तमाम इदारों को, हुकूमत वक्त को और जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं उनको भी, क्योंकि शौकत तरीन साहब एक ज़िम्मेदार ओहदे पर रह चुके हैं, उससे पहले भी वो हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। उन्हें इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने ये गुफ्तगू की है तो अब उन्हें जवाबदेह भी होना पड़ेगा कि उन्होंने इस नाजुक वक्त में जब मुल्क माशी तौर पर बिल्कुल तबाहाली की तरफ जा रहा था तो उन्होंने ये गुफ्तगू क्यों की। अब जब उनसे सवालात किए जा रहे हैं तो वो जवाब ज़रूर उन्हें देने चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने किसके कहने पर यह गुफ्तगू की जिससे मुल्क को माशी तौर पर नुकसान पहुँचने का खदशा था। देखिए IMF पहले ही एक इंसाफ को कोई नुकसान हो सकता है पॉलिटिकली?
नहीं, मेरा नहीं या ख्याल नहीं? कि पाकिस्तान quick. तहरीक इंसाफ को इसका कोई नुकसान हो सकता ठीक है। है, टाइम खत्म हो चुका है मेरा साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ। एक फिर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में जैसे हम हमेशा से अपने प्रोग्राम में मैसेज देते हैं कि जो भी मुखैर हजरात हैं जितना डोनेट कर सकते हैं सैलाब ज़दगार को वो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी वापस भी जा चुका है। वहाँ पर जो इस वक्त मेडिकल के लिए जो हमें वहाँ पर सपोर्ट चाहिए उसके लिए भी जितने डॉक्टर्स हजरात हैं वो भी वहाँ पर कैंप्स वगैरह ज़रूर लगाएं। सो जितना हो सकता है, जितना आप लोग डोनेट कर सकते हैं उतना डोनेट ज़रूर कीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।